हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस सेशन में हम मॉड्यूल डी का चैप्टर नंबर 39 एंड 40 उसे डिस्कस करने वाले हैं। एज यू नो, दिस सेशन इज पार्ट ऑफ द 25 लेक्चर सीरीज इन विच वी आर डिस्कसिंग कंप्लीट आई एंड IFS फॉर द जॉब एग्जाम। एंड हमारा एम है कि एटलीस्ट +2 मार्क्स आप ईच सेशन से गेन करें, ईच सेशन को देख के गेन कर पाए जब आप एग्जाम में बैठोगे, और इससे 25 into 2 which is 50 मार्क्स एटलीस्ट आपके जो हैं हाथ में रहे, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू थ्रू दीज सेशंस एंड आई होप दीज सेशंस आर हेल्पिंग यू। मैनी हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दीज सेशंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भावेंद्र है, नागार्जुन है, अगम, विष्णु, अनिल, अथर, विकास, प्रवीण, पवन, नवी, सूरज, कार्तिकेय, सुमनजीत, श्री कृष्णा, जय, सागर, दलीप, हिमांशी, अनुराजेश, कैबल, दीपक एज वेल एज किशोर। तो ओके, तो all of them have benefited from these sessions. If I forgot to mention anybody's name, I'm really sorry, but then कई लोगों ने ये जो है कमेंट दिए हैं, एंड आपका ही जो लव एंड अफेक्शन है उसी से वी आर गेटिंग द स्ट्रेंथ। ऑल द बेस्ट, कीप योर कॉन्फिडेंस हाई। और ये है डे 22 दोस्तों। मैं आपको याद दिला दूँ, चैप्टर 39 एंड 40 इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, एंड यू ऑल्सो नीड टू नो, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो वी शुड नो कि इस सेशन को देखने का फ़ायदा क्या है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इज दैट आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चंस में 2023 का जो एग्ज़ाम था वहाँ आए थे। So this specific these 2 chapters become really important for the exam. Okay, इसी तरीके से आप देख सकते हो मॉडल डी के ये जो चैप्टर्स हैं दे आर वेरी important from the exam point of view। इस वजह से इनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड खासियत चैप्टर 39-40 की ये है कि इजी टॉपिक से थोड़े कंपैरेटिवली इजी है, आई वोंट से वेरी इजी, और मार्क्स भी आपको अगर ट्रेंड सेम रहा तो एग्ज़ाम में आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। So that is going to help you, right? So this is chapter 39। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर लीज फाइनेंस एंड हायर परचेज। तो यहाँ लीज फाइनेंस को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मीन बाय लीजिंग, इवोल्यूशन, टाइप्स, एडवांटेजेस, मार्केट शेयर कैसा है, इम्पैक्ट कैसा रहा है फाइनेंशियल रेशियोज पे, लीगल रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स इसके क्या है, ये सब हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं पे रहना है तो व्हाट आर द ऑप्शंस दैट यू कैन डू फॉर दैट। एक तो आप वहाँ जाकर वहाँ पर घर खरीद सकते हो, दूसरा आप रेंट पे ले सकते हो, इजंट इट? तीसरी ये चीज़ होती है कि ये रेंट जो है मंथली मोस्टली होता है। तीसरी चीज़ ये है कि आप लीज पे ले लो। लीज पे लेने का मतलब है यू आर बाइंग इट फॉर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, जो भी है, जितना भी समय आप वहाँ पर रहना चाहते हो। यू नो एग्जैक्टली कितना समय मुझे रहना है, या फिर नहीं भी पता है फिर भी आप लीज पे ले लेते हो ताकि बार बार रेंट देने का झंझट हटे। तो 10 साल के लिए जो भी उसका रेंट बनता है उस चीज़ को कैलकुलेट करके आप एक साथ दे देते हो, 10 साल के लिए ओनर से कोई मतलब नहीं, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड लीजिंग, ठीक है? सिंपली ये चीज़ हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। इसी तरीके से अगर लेट्स से रतन टाटा जी को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है और भी एयरप्लेन्स चाहिए मुझे, ये सोचते हैं, बट ये नहीं चाहते, बिजनेसमैन है भाई, ये नहीं चाहते कि एकदम से एरोप्लेन्स जो है नए खरीदे और फिर इन्वेस्ट करे इस स्पेसिफिक बिजनेस में। तो रतन जी वॉन्ट्स की वो लीज पे एरोप्लेन्स ले। ओके, तो व्हाट ही विल डू, आई विल टेक देम ऑन लीज। तो इस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है रतन जी के सामने वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक तो वो इक्विटी के थ्रू पैसे जो है वो लेकर उसके बेसिस पर खरीद सकते हैं, अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं, एरोप्लेन्स खरीद सकते हैं। इक्विटी यानी कि वो शेयर्स इशू करेंगे, और फिर शेयर्स इशू करने का मेन एम ही यही रहेगा कि वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, ज़्यादा एरोप्लेन्स खरीदना चाहते हैं, दैट इज़ इक्विटी। अदर थिंग इज़ बोरोइंग, जहाँ पर वो किसी से लोन ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, ओके, सिंपल बोरो कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्हें देना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग इज लीजिंग, ठीक है? लीजिंग में ये करते हैं कि कई बार मोस्टली यही होता है कि कुछ साल के लिए उस एरोप्लेन को लीज पे ले लिया। लीज पे लेने पे उस एरोप्लेन को उतने साल के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, उसके सामने उसका रेंट वो पे करते हैं, एंड ही गेट्स द राइट टू यूज दैट, ठीक है? तो इस तरीके से उतने साल के लिए यूज करके एंड देन एरोप्लेन जिसका भी है उसको लौटा देंगे। चौथा यहाँ पर है हायर परचेस, ठीक है? तो हायर परचेस लीजिंग के जैसा ही है,
आप यहाँ कुछ साल का एग्रीमेंट करते हो या फिर कुछ महीनों का एग्रीमेंट करते हो हायर परचेस में, यू हायर द स्पेसिफिक एसेट। इसके टाइप से ऑब्वियसली, बट द मोस्ट कॉमन टाइप के बारे में बता रहा हूँ। हायर करते हैं आप, हायर करने का मतलब आप उसे एक तरीके से रेंट बेसिस पे ले लेते हैं। अब हायर करते हुए आपको जो है इसका पीरियोडिकली पैसे देने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर होता ये है कि जस्ट लाइक यू हैव टेकन सम लोन और उसके पैसे दे रहे हो, तो इंस्टॉलमेंट्स EMI जैसा आपको पैसे देने होते हैं। देते हुए होता ये कि बाय द एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आप देते हो, द स्पेसिफिक एरोप्लेन बिकम्स योर्स, ठीक है। एरोप्लेन के ओनर, मालिक आप बन जाते हो जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट देते हो। ऐसा कैसे सर, EMI देते? तो दिस इज जस्ट लाइक, या अगेन EMI जैसा है, राइट। अब तो वैसे ही आपने ले लिया तो आप तो वैसे ही ओनर अपने आप को मानने लगते हो, बट यू बिकम एन ओनर किसी भी चीज का EMI के लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद, ठीक है। देन यू बिकम द ओनर। तो इसी तरीके से हायर परचेस इज लाइक EMI, लीजिंग इज लाइक टेकिंग इट ऑन लीज, ठीक है। तो ये चीजें हैं, एक बेसिक हमें अंडरस्टैंडिंग तो हो गई। आगे हम इसके जो टाइप्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रेडिशनली इक्विटी और बोरोइंग्स ही लिए जाते हैं लोगों के द्वारा, और नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स यहाँ पर है लीजिंग एंड हायर परचेज। आई होप दैट इज क्लियर। लीजिंग क्या है, अब फटाफट से जो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेट अस रिकॉल। लीजिंग इज अ राइट टू यूज, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ये टर्म यहाँ पर है, राइट है टू यूज समथिंग, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से राइट्स मिलते हैं, किस तरीके से होते हैं, उसके लिए सेम एग्जांपल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो द पर्सन हु इज टेकिंग पर्टिकुलर एसेट ऑन लीज, उसे हम लेसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, इसी तरीके से लेसी लेसर ये होता है। तो लेसर कौन है, ओनर है, ठीक है। लेसी कौन है, लेसी इज नॉट द ओनर, ही इज समवन हु इज यूजिंग, ठीक है। तो ये यूजर हो गया। तो ये लेसी जो है उससे चाहिए एरोप्लेन। अब ये बोइंग के पास गया, बोइंग के पास जाने पे इन्हें जो है ये एरोप्लेन उनसे मिल गया ऑन लीज। तो व्हाट आर द पार्टीज इन्वॉल्व्ड हियर, लेसर एंड लेसी, ठीक है। तो इसके सामने क्या होता है, एक एक्सक्लूसिव राइट मिलता है, यानी कि 10 साल के लिए आपको राइट मिल गया है, और वो राइट भी कैसा है, एक्सक्लूसिव। ये एरोप्लेन 10 साल के लिए आप यूज कर सकते हो, और ये आपका एक्सक्लूसिव राइट है, यानी कि और कोई भी आपके अलावा इसे यूज नहीं कर सकता फॉर 10 ईयर्स। मैं भी नहीं यूज कर सकता, ओनर ऑल्सो कैन नॉट यूज इट फॉर 10 ईयर्स, अगर आपने सही से एग्रीमेंट कर रखी है। दैट इज कॉल्ड द एक्सक्लूसिव राइट। अब इस एक्सक्लूसिव राइट को और थोड़ा बाइफरकेट करके, उसे डिवाइड करके हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों का राइट मिलता है। क्या ओनरशिप मिल जाती है, नहीं, ओनरशिप नहीं मिलती। मोस्ट लीज के केसेस में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स एंड देन वी विल सी कि ओनरशिप कहाँ मिलती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लीज में आपको ओनरशिप नहीं मिलती है, यानी कि आप इस एरोप्लेन, रतन जी इस एरोप्लेन के ओनर नहीं बनते हैं, ठीक है। वो सिर्फ उसे यूज करके वापस कर देते हैं। हर पूरा का पूरा समय ओनर कौन है, लेसर ही ओनर है। बोइंग का मालिक जो है वो ही उस प्लेन का ओनर रहेगा। तो ओनरशिप नहीं मिलती। पोजेशन, यानी कि थोड़े समय के लिए आपके पास वो रहता है, आप उसे पोजेस करते हो, यस आपके पास रहता है। इकोनॉमिक यूज आप कर सकते हो, जी हाँ, यू कैन यूज इकोनॉमिकली, ठीक है। 10 साल के लिए जो भी इकोनॉमिक का वैल्यू आप डिराइव करना चाहते हो, यानी कि एरोप्लेन से क्या पैसेंजर्स को आप यहाँ से वहाँ ले जाओगे, तो उससे आपको अपना प्रॉफिट मिलेगा, तो वो प्रॉफिट आप उससे ले सकते हो। दैट इज वो राइट कंप्लीटली आपको मिलता है। ओनर खुद भी उसे जो है उस समय पे वापस नहीं लेगा, अनलेस कोई रिकॉर्ड्स का ऑप्शन हो यहाँ पर, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, एंड ये पूरा लीज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है, और इस पूरे लीज के टाइम पर लीज रेंटल्स जो है वो दिए जाते हैं। या तो एक ही बार दे दिया जाता है पूरा पैसा, या तो ये पीरियोडिकली दिया जाता है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद दूंगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। लीज रेंटल्स इस तरीके से दिया जाता है। अब कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिनको इस तरीके से लीज पे लिया जा सकता है, यहाँ पर तो हमने देखा एरोप्लेन के बारे में, क्या कुछ और भी इस तरीके से लीज पे लिया जा सकता है? एक एग्जाम्पल घर है, हाउस है, ठीक है, जो हम लोग जनरली लीज पे लेते हैं। लैंड लिया जा सकता है, बिल्डिंग्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, इक्विपमेंट लिया जा सकता है, मशीनरी जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज कंपनीज की होती है वो भी लिया जा सकता है ऑन लीज। इसी तरीके से एवोल्यूशन हम देख रहे हैं अब लीजिंग का। व्हाट इज द एंटायर एवोल्यूशन? एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो 1970s 80s में इंडिया में सबसे पहली लीजिंग कंपनी की शुरुआत हुई थी 1973 में, एंड उस लीजिंग कंपनी का नाम याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि उस लीजिंग कंपनी का नाम है फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
जी हाँ, लीजिंग कंपनी का नाम भी फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो 1973 में इंडिया में इसकी शुरुआत हुई थी। सेकंड, इसके बाद जो है 20th सेंचुरी फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1980 में आया और इसे लेटर ऑन पब्लिक सेक्टर बना दिया गया और ये पहले से हायर परचेज बिजनेस में था। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि 1982 में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स को अलाउ कर दिया गया लीजिंग करने के लिए एंड आईसीआईसीआई एक्चुअली एंटर कर चुका था इनटू लीजिंग बिजनेस। जॉइंट वेंचर्स एस्टैब्लिश करके इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने इंडिया में 4 लीजिंग जॉइंट वेंचर्स की शुरुआत की। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल बॉडी है और इसने इंडिया में 4 लीजिंग जो वेंचर्स लीजिंग जॉइंट वेंचर्स है उनकी शुरुआत की। जॉइंट वेंचर होता क्या है, वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी राइट। तो इंडिया में कुछ कंपनीज ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, बाहर देशों में यूएस में लेट्स से कंपनीज ये काम कर रहे हैं लीजिंग का। तो ये कंपनीज एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ लेते हैं, ये इन द सेंस हाथ मिला लेते हैं और फिर ये जो है इंडिया एज वेल एज यूएस में अपने सारे एक्टिविटीज एक साथ कैरी आउट करते हैं, जिस तरीके से हीरो होंडा था। ठीक है, अब तो नहीं है बट हीरो होंडा था, अब हीरो अलग होंडा अलग हो गया। तो ये 1990s की बात करें तो जीएस दहोत्रे कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया था लीजिंग से रिलेटेड रिकमेंडेशंस देने के लिए और उसके बेसिस पर आरबीआई ने अपने गाइडलाइंस को इशू किया है लीजिंग के बिजनेस को और भी आगे बढ़ाने के लिए। विद रिस्पेक्ट टू बैंक्स ऑब्वियसली 1994 में बैंक्स को कम्प्लीटली लीजिंग फैसिलिटीज जो है उन्हें कैरी आउट करने के लिए अलाउ कर दिया गया। नाउ पोस्ट लिबरलाइजेशन यानी कि 1991 के बाद 1991 में हमने देखा था एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे इंडिया में। 1991 के बाद जी कैपिटल नाम का ये जो बहुत ही बड़ा लीजिंग कंपनी है वो एंटर करता है। ठीक है, कई सारे फॉरेन ओन्ड फाइनेंशियल फर्म्स बैंक्स भी इंडिया में अपना शॉप जो है खोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू लीजिंग। दैट वाज इवोल्यूशन। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द टाइप्स क्या क्या है लीजिंग के, वो देख लेते हैं। सबसे पहला, बेस्ड अपॉन द पीरियड ऑफ द लीज हम लीजिंग को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप्स हैं, यू हैव टू आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये चीज़ें समझ कर कि पहला जो टाइप है उसे हम फाइनेंस लीज कहते हैं। तो फाइनेंस लीज में हो क्या रहा है, तो सेम चीज़ें हैं, फटाफट से हम देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर फीचर्स है, पैरामीटर्स है फाइनेंस लीज के। तो ये लीजिंग का एक टाइप है, द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड फाइनेंस लीज। फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज जो है 2 टाइप्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो विल बी डिस्कसिंग देम टुगेदर। तो फाइनेंस लीज यहाँ पर है। फाइनेंस लीज का मतलब क्या है, सबसे पहले पार्टीज कौन है, लेसर लेसी वही है, ये पर्सन जो है ओनर है, दिस इज अ पर्सन हु इज गेटिंग द एरोप्लेन ऑन लीज। एक्सक्लूसिव राइट मिलता है यहाँ पर। ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट, जी हाँ। ओनरशिप मिलती है, नहीं। पोजेशन मिलता है, हाँ। इकोनॉमिक यूज यहाँ पर कर सकते हैं, यस। और ये इकोनॉमिक यूज वाला जो पार्ट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इकोनॉमिक यूज इज नॉट, ये इकोनॉमिक यूज कंप्लीट इकोनॉमिक लाइफ तक होता है। ठीक है, ये बीच में टर्मिनेट नहीं होगा। कंप्लीट इकोनॉमिक लाइफ यानी कि जब तक इस एरोप्लेन को हम इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हैं। तो एरोप्लेन क्या है, इकोनॉमिकली यूज़ करने का मतलब क्या होता है, इससे इकोनॉमिक और मॉनेटरी प्रॉफिट बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे हैं, तब तक इस एरोप्लेन को जो है लीज पर लिया गया है। दैट इज कॉल्ड फाइनेंस लीज। मॉनेटरी प्रॉफिट्स मिलने का मतलब इसे बार बार रिपेयर करना होता है, सब करना होता है। एक ऐसा स्टेज जहाँ पर भाई अब ये रिपेयर नहीं होगा, अब ये खराब हो चुका है पूरा, तो दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, वहां तक यूज किया जा सकता है फाइनेंस लीज में। और ये पूरी चीज जो है कैंसिलेबल नहीं होती है, इसे आप कैंसिल नहीं कर सकते बीच में फाइनेंस लीज को। और जिसके वजह से एक सिक्योरिटी रहती है लेसी के पास, जो यहाँ पर जो पैसे दे रहा है, लीज जो रेंटल्स है वो प्रोवाइड कर रहा है पीरियोडिकली, उसके पास एक सिक्योरिटी रहती है कि ये जो ओनर है बीच में ले नहीं जाएगा। तो दैट इज द थिंग। तो एक तरीके से लेसी इसका ओनर ही बन जाता है। अब पूरी इकोनॉमिक लाइफ आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो रिपेयर ही नहीं हो सकता, यानी कि पूरा आप ओनर ही बन गया ऑलमोस्ट, है ना। तो ये जो है फाइनेंस लीज है। यहाँ पर मेंटेनेंस कौन करेगा, तो आप ऑलमोस्ट ओनर ही हो तो मेंटेनेंस आप ही करोगे, isn't it? अब नॉर्मल लीज जो होता है, लेट्स से 10 इयर्स के लिए लीज लिया गया है, इसे हम ऑपरेटिंग लीज भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, शॉर्ट तो नहीं है लेकिन इन कंपैरिजन टू फाइनेंस लीज जो कि इकोनॉमिक लाइफ होता है कंप्लीट, उसके कंपैरिजन में ऑपरेटिंग लीज जो है कम टाइम के लिए होता है।
10 ईयर्स 15 ईयर्स ऐसे। तो ऐसे में ओनर कौन रहता है सारा समय, हम डिस्कस कर चुके हैं, लेसर ही ओनर रहता है। तो मेंटेन कौन करेगा, लेसर ही मेंटेन करता है। बट फाइनेंस लीज में एक्चुअली लेसी मेंटेन्स द थिंग, ठीक है, बिकॉज ये ओनर ऑलमोस्ट ओनर बन जाता है, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक लाइफ इस चीज को यूज करते हैं वो। लीज रेंटल्स यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। अब लीज रेंटल्स का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो लीज रेंटल्स में क्या क्या दो तरह के कॉस्ट इंक्लूडेड होते हैं। एक तो टोटल एसेट कॉस्ट इंक्लूडेड होता है, लेट्स से एवरी 2 ईयर्स में, 3 ईयर्स में, 10 ईयर्स में ये लीज रेंटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें कंप्लीट एसेट कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है, पहले ही एग्रीमेंट कर ली जाती है कि इतने इतने समय के बाद आप ये चीज़ दोगे। तो लेट्स से ये 1000 रुपीज़ का प्लेन है और इसे 10 महीनों में आप जो है इसके लीज रेंटल्स दे रहे हो। 10 महीनों में देने का मतलब इस प्लेन का कॉस्ट 100 रुपीज़ 10 महीनों के लिए कंप्लीटली यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, यानी कि पूरा एसेट का तो कॉस्ट है उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। इसके साथ साथ एसेट कॉस्ट, एसेट मैंने दिया, अपना एसेट उसे दे दिया, फाइनेंस लीज ये वो, अब ये एसेट तो मेरे हाथ से गया ना, तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ, तो उसके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट कॉस्ट भी यहाँ पे जुड़ जाता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट कॉस्ट भी यहाँ पे लगता है। ओके, सो दो कॉस्ट यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं लीज रेंटल्स में। फर्स्ट वन क्या है, एसेट कॉस्ट डिवाइडेड इनटू द टोटल जो पीरियड्स है वो, और इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे लगता है। होप दैट इज क्लियर। ओके, सो दिस इज व्हाट इज लीज रेंटल ऑल अबाउट। बेनिफिट्स यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं, लेसी इन एसेट एक्वायरिंग, तो लेसी जो है उसे एसेट का कंप्लीट ऑलमोस्ट ओनरशिप जैसा मिल जाता है, और ये अनइंटरप्टेड यूज कर सकते हैं अपने जो एरोप्लेन में, खुद ही बैठ के यहाँ पे जो है जा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये लेसी को कम्प्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीट जो है ओनरशिप प्रोवाइड कर देता है, जबकि लीगली ये नहीं है, बट देन जिस तरीके से वो इकोनॉमिक यूज़ करते हैं वी कैन से लेसी ऑलमोस्ट बिकम्स द ओनर, जिसकी वजह से वो मेंटेनेंस भी खुद ही करते हैं, राइट। अब ऑपरेटिंग लीज, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग लीज में क्या डिफरेंस है, पीरियड ऑफ लीज का डिफरेंस है। तो इसी वजह से हमने कहा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ लीज। तो पीरियड ऑफ लीज यहाँ पे शॉर्ट है, 10 ईयर्स 20 ईयर्स इस तरीके से। लाइक समवन वांट्स कि मुझे एरोप्लेन 10 ईयर्स के लिए चाहिए, तो वो ऑपरेटिंग लीज के थ्रू एरोप्लेन को एक्वायर कर सकते हैं। तो एसेट्स लाइक आई सेड एरोप्लेन, कंप्यूटर्स, विंडमिल्स, ये सारे हैं। और मेंटेनेंस यहाँ पे कौन करता है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड है, अगेन आई सेड कि पूरे समय ओनर कौन बना रहता है, लेसर ही बना रहता है, तो इस वजह से मेंटेनेंस लेसर ही करता है। होप दैट इज क्लियर। नाउ लेट अस लुक एट द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू फटाफट से। फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, जनरली होल यूजफुल लाइफ ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, अभी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड, तो फाइनेंस लीज का कॉन्ट्रैक्ट रिवोक नहीं हो सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। ऑपरेटिंग लीज कॉन्ट्रैक्ट रिवोकेबल जो है होता है, ठीक है। फाइनेंस लीज ऑल द कॉस्ट रिलेटिंग टू मेंटेनेंस, टैक्स, इंश्योरेंस आर टू बी बोर्न बाय द लेसी। लेसी सारे के सारे कॉस्ट जो है वो बेयर करता है। साथ के साथ लीज रेंटल्स में कंप्लीट एसेट कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट भी बेयर करता है। ऑल सच एक्सपेंसेस जो है वो लेसर बेयर करता है, जो मेंटेनेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। बेयर द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस कौन, लेसी जो है उसको बेयर करना पड़ता है। फॉर लेट्स से इसको फाइनेंस लीज पे ले लिया, ये अगर 50 साल तक चलता है एरोप्लेन, दैट इज ग्रेट। अगर लेट्स से 2 साल में ख़राब हो गया और फिर बिल्कुल बनाया नहीं जा सकता, फिर भी आपको पूरे लीज रेंटल जो है देने ही पड़ेंगे। एंड इस वजह से आपका जो रिस्क है ऑब्सोलेसेंस का, ऑब्सोलीट होने का मतलब है कंप्लीटली नॉन यूजेबल हो जाना, तो वो चीज़ जब हो जाती है तो उसका रिस्क किस पे होता है, फाइनेंस लीज में जो लेसी है उस पे होता है। अब जो ऑपरेटिंग लीज है उसमें किसका रिस्क होता है, लेसर का, राइट। तो दैट इज द थिंग। अब ऑप्शन क्या है, परचेज का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ होता है। अब फाइनेंस लीज में भाई तुमने इतना समय ले ही रखा है तो परचेज ही कर लो। तो फाइनेंस लीज में खाली एक तरह का लीज है जहां पर आप परचेज का ऑफर दे देते हो एट द एंड, क्योंकि इतने लीज रेंटल्स पे कर ही रहे हो, तो एट द एंड अगर जब लीज रेंटल्स कंप्लीट हो जाते हैं, पूरा एसेट कॉस्ट के साथ साथ इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वसूल हो जाता है, तो फाइनली यू गेट द ऑप्शन टू बाई इट, ठीक है, आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग लीज में देयर इज नो ऑप्शन टू बाई इट, दैट इज द थिंग, राइट। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। नो लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज द एडवांटेजेस ऑफ लीज फाइनेंस। तो अभी हम एडवांटेजेस डिस्कस नहीं किए हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, बट वी कैन हैव एन आइडिया। लेसर गेट्स अश्योर्ड रेंटल इनकम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लीज विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप टू द
ऑफ द एसेट टू द लेसी। लेसी को ओनरशिप नहीं मिलती, बट लेसर को अगर वो उसके पास पड़ा रहता है, लेट से यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर यूज़ हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो उसका वैसे आइडल पड़ा रहता है। अब उसने लीज पे दे दिया 10 ईयर्स के लिए, तो वो एसेट यूज़ हो रहा है और उसका कॉस्ट भी उसे मिल रहा है। येस एब्सोल्युटली, लीजिंग इज हाईली प्रॉफिटेबल, रेट ऑफ रिटर्न इन द लीज रेंटल इज हायर दैन द इंटरेस्ट पेएबल ऑन फाइनेंसिंग द एसेट। लेट से वो एसेट जो भी एरोप्लेन है बोइंग ने लोन लेके खरीद रखा है, तो इस पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो लेट से 10% का दे रहे हैं, लेकिन लीजिंग पे लीज रेंटल्स का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी जो है ज़्यादा होता है, और इस वजह से लेट से 15% का इंटरेस्ट है, तो इस वजह से यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है। तो येस दैट हैपन्स, एंटरप्रेन्योर विल नॉट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एक्वायरिंग द एसेट। येस, बहुत सारा पैसा जो है इस एसेट को एक्वायर करने के लिए नहीं देना पड़ता, एंड दैट इज समथिंग दैट विल हेल्प द पर्सन, लाइक रतन टाटा जी को ये हेल्प करेगा, क्योंकि पैसे वो कहीं और लगा सकते हैं, राइट। तो ऑल द थ्री यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दे आर राइट, सो डी इज द राइट आंसर 1, 2 एंड 3। आई होप दैट इज क्लियर। मूविंग ऑन, हमने ये सारी चीज़ें देख ली, अब फटाफट से और कुछ डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट लीज, जहाँ पर ये जो व्यक्ति है, जो लेसर है, ओनर है, वो एक्चुअली उस पर्टिकुलर एसेट को, लेट्स से एरोप्लेन है, उसे खरीदता है पहले और फिर वो लीज पे दे देता है। ओके तो वैसे ही मैन्युफैक्चरर भी एक डायरेक्ट लीज जो है करवा सकता है। मैन्युफैक्चर किसी चीज़ को बनाता है और फिर उसे लीज पे दे सकता है आगे, ठीक है, जस्ट लाइक EMIs पे दे देते हैं वो। लीवरेज लीज यहाँ पर है, कोई व्यक्ति उसके पास कोई लेट्स से मैं हूँ, मुझे एरोप्लेन बेचना है टू रतन टाटा जी, तो आई विल बाय द एरोप्लेन फर्स्ट। एरोप्लेन खरीदने के लिए मेरे पास शायद उतने पैसे ना हो तो मैं लोन लूँगा, आई टेक द लोन। लोन पे इंटरेस्ट रेट मुझे लेट्स से 9% देना पड़ रहा है, और लीज रेंटल्स मैं यहाँ पर जो है 10-12% का लीज रेंटल्स लेट्स से ले रहा हूँ, तो 3% मेरे पास बच रहा है और इसमें से 9% जो है लोन में चले जा रहा है। तो उस तरीके से लीवरेज किया जाता है, यानी कि ये लोन का जो पूरा पैसा है वो लीज रेंटल्स के थ्रू चुकाया जा रहा है, एटलीस्ट इंटरेस्ट का जो मनी है, एंड मुझे इसके बीच में फ़ायदा भी हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड लीवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व है? लेंडर, एक जो लोन दे रहा है वो पर्सन इन्वॉल्व है, लेसर है, लेसी है, 3 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। सेल एंड लीज बैक, ये ऐसी चीज़ है जहाँ पर लेट्स से मेरे पास एरोप्लेन है, तो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर या फिर कोई, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एरोप्लेन ओनली। एरोप्लेन मेरे पास है और मैं चाहता हूँ कि इस एरोप्लेन को मैं यूज़ करूँ, बट इसके सामने मुझे और कोई एसेट भी लेना था, तो मेरे पास जो है पैसे नहीं हैं उसको लेने के लिए, तो मैं इस एरोप्लेन को बेच देना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या ऑप्शन है, एरोप्लेन खाली मेरे पास है और उससे जो है फ़िलहाल तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट नॉट दैट मच, आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ मनी चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, आई विल टेक दैट एरोप्लेन एंड आई विल सेल इट, सेल कर दूंगा तो पैसे मिलेंगे एंड आई कैन डू अदर बिजनेस। इसके अलावा देयर इज़ वन मोर थिंग, जहाँ पर आप सेल कर देते हो इनिशियली एंड देन उसे लीज पे ले लेते हो, यानी कि एरोप्लेन से मैं बिजनेस करूंगा, मैंने सेल कर दिया, उसके पैसे मेरे पास आ गए और धीरे धीरे लीज रेंटल्स में देते रहूंगा। ठीक है, अब ये एरोप्लेन का ओनर जो है द अदर पर्सन है, लेकिन एरोप्लेन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। आई होप दैट इज़ क्लियर। तो आपने पहले सेल कर दिया इसे किसी को और फिर कहा कि उसे मुझे ही वापस लीज में दे दो, तो आप उस एरोप्लेन को अभी भी यूज़ कर रहे हो और आपको जो सेल के पैसे हैं वो भी मिल गए, अब धीरे धीरे लीज रेंटल्स यहाँ पे दे रहे हो। ठीक है, एरोप्लेन भी आपके पास रह गया और आपको पैसे भी मिल गए। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज सेल एंड लीज बैक। ठीक है, तो यही चीज़ होती है, लेसर और लेसी यहाँ पे होते हैं। और कई टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल क्लोज एंडेड एसेट जो है कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है टू द लेसर एट द एंड ऑफ द पीरियड हो गया, 10 ईयर्स हो गए, तो एरोप्लेन वापस से खुद ब खुद बोइंग के ओनर के पास आ जाता है। ओपन एंडेड, जहाँ पर ऑप्शन होता है लेसी के पास उस पर्टिकुलर एसेट को खरीदने का, जैसे रतन टाटा जी एरोप्लेन को खरीद सकते थे। देयर इज अपफ्रंट एंड बैक एंड लीज। अपफ्रंट लीज का मतलब होता है इनिशियल जो लीज रेंटल्स है वो काफ़ी हाई होंगे। ठीक है, 100 रुपये पहले पे करो, देन 90, देन 80, इस तरीके से लीज रेंटल्स कम होते हैं। बैक एंड का मतलब है फाइनल लास्ट के जो इंस्टॉलमेंट्स हैं
लीज रेंटल्स वो ज़्यादा होता है। परसेंटेज लीज इज, आप यहाँ पर लीज रेंटल्स जो प्रोवाइड कर रहे हो वो तो दे ही रहे हो, इसके साथ साथ सम परसेंटेज ऑफ पास्ट ईयर रेवेन्यू, आपने लेट्स से रतन टाटा जी ने ये जो एरोप्लेन है उसे यूज़ किया और उन्हें हर साल प्रॉफिट हो रहा है, तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था उसका कुछ परसेंटेज भी आपको देना है, लीज रेंटल भी देना है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी आपको देना है। सो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज लीज। एंड फाइनली क्रॉस बॉर्डर लीज, जहाँ पर लेसर एंड लेसी जो है अलग कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल रतन टाटा जी इंडिया में, बोइंग का ओनर यूएस में, ठीक है, तो ऑब्वियसली दे आर इन डिफरेंट कंट्रीज, तो उसे हम क्रॉस बॉर्डर लीज कह सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। एडवांटेजेस क्या है, रेगुलर इनकम मिलती है लेसर को, और यहाँ पर लीज रेंटल जो है डेट इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। जो भी पैसे इन्होंने लगा रखे हैं एरोप्लेन को खरीदने के लिए, लोन पे लिया हुआ है 10% इंटरेस्ट, वो उन्हें देना पड़ रहा है। बट ये जो लीज रेंटल्स से पैसे आ रहे हैं वहाँ पे 15% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 5% के फ़ायदा हो रहा है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कर सकते हैं जो लेसी है वो, लेसी एक्चुअली खरीदना के बदले वो उसे बस रेंट कर लेते हैं एंड देन ही कैन ग्रो हिज बिजनेस, ठीक है, क्योंकि पैसे बच गए, खरीदना पड़ता तो करोड़ों लग जाते हैं, बट उसे लीज पे ले लेते हैं तो पैसे बच गए और उसे अपने ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स भी यहाँ पर होते हैं। तो जो लेसर है वो डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है अपने पर्टिकुलर एसेट पे, ठीक है। तो जो बोइंग है वो कह सकते हैं कि ये जो प्लेन है ये यूज़ हो रहा है एंड धीरे धीरे मेंटेनेंस इसका हो रहा है, तो डिप्रिसिएशन इसमें से हम डिडक्ट कर देंगे, तो वो क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स में से। लेसी एक्चुअली टैक्सेबल इनकम में से लीज के पूरे अमाउंट को ही पूरा या फिर कुछ पार्ट जो है वो डिडक्टेबल टैक्सेबल इनकम में जो है दिखा सकते हैं, यानी कि उतना पैसा जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से हट जाएगा। दैट इज़ द थिंग। इसके ऑब्वियसली देयर आर डीपर नॉर्म्स, बट ये एक एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ। ये इकोनॉमिकल भी है। एसेट्स विदाउट इन्वेस्टिंग इन देम, एसेट्स को वो यूज़ कर सकता है जो लेसी है, दैट इज़ द थिंग। और लेसर कई बार उनके एसेट्स पड़े रहते हैं तो उसके सामने उन्हें पैसे मिल जा रहे हैं। और मार्केट शेयर की अगर हम बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीजिंग बिजनेस होता है एंड इसमें से यू कैन सी हियर सबसे हाईएस्ट जो है कमर्शियल व्हीकल्स का लीजिंग हो रहा है, 2015 का ये डेटा है। कार की लीजिंग सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है, ऑल्सो कंप्यूटर्स की लीजिंग होती है। ओके, स्ट्रेंज, कंप्यूटर्स की भी लीजिंग, राइट। तो दैट इज द थिंग। इम्पैक्ट ऑफ लीजिंग डेट इक्विटी रेशियो पे क्या इम्पैक्ट होता है वो भी हमें देखना होगा। तो लेट्स से दो ऑप्शन है आपके पास, आप लोन लेके एरोप्लेन खरीद सकते थे, आपने वो नहीं किया, आपने लीज पे उस एरोप्लेन को लिया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा डेट इक्विटी रेशियो पे। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज डेट इक्विटी रेशियो। ऑब्वियसली आई होप यू हैव एन आइडिया कि डेट कौन सा होता है। लेट्स से देयर इज अ लोन, तो वो डेट होगा। लेट्स से आपके शेयर्स इश्यू हुए हैं, आपने शेयर्स खरीदे हैं, तो दैट गोस इनटू इक्विटी। आई होप अब तक तो आपको ये चीज़ इनग्रेन हो गई होगी, यू हैव अ आइडिया। तो इसका रेशियो निकाला जाता है पूरे जो डेट है किसी कंपनी के एंड पूरे जो इक्विटी है, तो वो रेशियो निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी टेक दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, यहाँ पर ये सिनेरियो लेते हैं, इक्विटी जो है 100 रुपीज़, डेट जो है 100 रुपीज़, इस तरीके से कैपिटल है एंड ये पूरा हमारा करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशियो यहाँ पे क्या होगा, डेट कितना है 100 डिवाइडेड बाय इक्विटी कितना है 100, तो 1:1 रेशियो हुआ यहाँ पर। अब लेट्स से आप इस पर्टिकुलर कंपनी ने लीजिंग कर रखी है, ठीक है। लेट्स टेक टू कंपनीज, ए ने लीजिंग की है, बी ने लोन लिया उस एरोप्लेन को खरीदने के लिए, तो किसका डेट इक्विटी रेशियो में चेंजेस आएंगे और कैसे चेंजेस आएंगे वो देख लेते हैं। तो जो लीजिंग होता है ये किसी भी तरीके से आप किसी एसेट को एक्वायर नहीं कर रहे हो, ओनरशिप मिलती है तब यू कैन से यू आर एक्वायरिंग द एसेट, ठीक है। एसेट या लायबिलिटी यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं दिखती है, तो दैट इज़ द थिंग। सो एसेट या लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है एंड ऑल्सो ये जो है डेट या इक्विटी का पार्ट नहीं है, आप किसी तरीके से लोन वगैरह इस ये नहीं दे रहे हो, राइट। ये एक तरीके का वी कैन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है, क्योंकि ये पीरियोडिकली आप रेंट्स खाली दे रहे हो, तो ये पूरा लीज का जो अमाउंट है दैट डज नॉट शो अप इन द एसेट या लायबिलिटी साइड। इस वजह से हमारे इस पर्टिकुलर डेट या इक्विटी में भी वो एंटर नहीं होता है, यहाँ पर वो नहीं शो अप होता है, ये सिर्फ एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ओके, तो दैट इज वाई ये लीजिंग का अमाउंट यहाँ पर एंटर नहीं हम कर पाएंगे। तो फर्म ए ने क्या किया, लेट्स से फर्म ए ने लोन लिया है
यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, फर्म बी ने जो है लीज पे वो जो एरोप्लेन है वो लिया है। तो जब लोन लिया है तो डेट में आपका दिखेगा 100 रुपीज़ लेट से लोन लिया, डेट में ये ऐड हो जाएगा। तो डेट इक्विटी रेशियो क्या है 200/100, दैट इज 2:1। बट लीजिंग जब हम करते हैं तो ये यहाँ ना यहाँ पे इक्विटी में ऐड हो रहा है ना डेट में ऐड हो रहा है, क्योंकि वो इक्विटी या डेट है ही नहीं। ठीक है, इक्विटी या डेट क्यों नहीं है? बिकॉज ये एक तरीके का पीरियोडिकल पेमेंट है, खाली एक रेंटल आप देते हो लीज पे। ठीक है, तो दैट गोज इनटू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और यहाँ पे नहीं होता, और इस वजह से डेट इक्विटी रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, चेंज नहीं होता है लीजिंग करने के वजह से। तो दैट इज द कंक्लूजन, आई होप दैट इज क्लियर। अब यहाँ पे लीगल एस्पेक्ट्स हम देख लेते हैं लीजिंग के। तो सबसे पहली बात तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लीजिंग को डिफाइन किया गया है। सेम थिंग कहा गया है, लेसर लेसी को किसी पर्टिकुलर एसेट को देता है फॉर पीरियोडिक रेंट्स, दैट इज कॉल्ड लीजिंग। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19 में लीजिंग रिलेटेड चीज़ें कही गई है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप पढ़ चुके होंगे। तो इसमें लेसी इन रिटर्न फॉर अ पेमेंट और अ सीरीज ऑफ पेमेंट एक राइट देता है एक एसेट से रिलेटेड। ठीक है, उसे एक राइट मिलता है, सॉरी लेसी की बात हो रही है, लेसी इज द पर्सन जिसे राइट मिल रहा है। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज द थिंग। सेम थिंग कहा गया है। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इस पर्टिकुलर चीज को लीज इज मियरली अ ट्रांसफर ऑफ राइट, और ये सेल नहीं होता। ठीक है, आपने एरोप्लेन को सेल नहीं किया है, एज पर द लॉ ऑल्सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत भी ये सेल नहीं कहलाएगा। अब लीज रेंटल्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर लीज रेंटल्स दिए जाते हैं उस पर जीएसटी तो लेकिन लगता है। जीएसटी एक्ट के तहत लीज रेंटल्स को हम सेल ही मानते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेलमेंट नाम की एक चीज दी हुई है, सेक्शन 146 जो इस एक्ट का है। तो बेलमेंट में बेलमेंट क्या होता है? लीज एग्रीमेंट के तरह से ही होता है, जहां पर बेली ऐसा पर्सन है जो एक पर्टिकुलर एसेट को कुछ समय के लिए लेता है फॉर यूज। ओके, तो दैट इज द थिंग। रेगुलेटरी एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो बैंक्स को एक्चुअली आरबीआई ने परमिट किया है लीजिंग रिलेटेड ऑपरेशंस करने के लिए। अब ये बैंक्स दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सब्सिडियरी खोल के, दूसरा वो डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज के थ्रू। सब्सिडियरी खोलने का मतलब है वो लीजिंग, अगर वो एक बैंक है और ये एक सब्सिडियरी कंपनी जो है खोल रही है या फिर सब्सिडियरी खोल कर ये एक्टिविटी कर रही है, तो इस पर्टिकुलर कंपनी को, इस पर्टिकुलर सब्सिडियरी को ओनली लीजिंग करना है और कुछ नहीं, डायरेक्ट लेंडिंग नहीं करना, आरबीआई के द्वारा जो चीज़ें अप्रूव्ड नहीं है वो एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, फाइनेंसिंग अदर लीजिंग कंपनीज ये भी नहीं करना है। ठीक है, ये डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज जब किए जा रहे हैं उसके लिए स्किल्ड पीपल की जरूरत होती है, इस वजह से ओनली सेलेक्ट ब्रांचेस में लीजिंग किया जाता है। रिस्क वेट यहाँ पर 100% इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग, ये सब जो है किया जाना चाहिए। यानी कि सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं सेफ्टी रिलेटेड, फाइनेंशियल सेफ्टी रिलेटेड, वो सब यहाँ पे देखना जरूरी है। एक्सपोजर का सीलिंग है कि कितना हाईएस्ट अमाउंट जो है वो लीजिंग किया जा सकता है, मैक्सिमम टोटल अगर हम करें तो कितना लीजिंग किया जा सकता है। उससे रिलेटेड सिंगल बोरोवर को आप बैंक के जो भी कैपिटल है जितना भी लीजिंग में जा रहा है उसका 15% से ज़्यादा नहीं दे सकते। 20% दे सकते हो अगर 5% उसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में यूज हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में। बोरोवर की ग्रुप है अगर तो 40% से ज़्यादा बैंक का कैपिटल नहीं दे सकते, 50% दे सकते हैं अगर 5% यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज हुआ है। अब एक्सपोजर लिमिट्स भी है विद रिस्पेक्ट टू इक्विपमेंट लीजिंग। ठीक है, 10% जो भी टोटल एडवांसेस है बैंक के वो इक्विपमेंट लीजिंग में उतना ही जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। बैंक्स कंप्लीट डेप्रिसिएशन जो लीजिंग पीरियड के टाइम पर है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बैंक्स लीजिंग जब कर रहे हैं तो लीजिंग के टाइम पे डेप्रिसिएशन जो भी एसेट का वैल्यू कम हो रहा है दैट दे विल बी प्रोवाइडिंग। ठीक है, तो बैंक्स इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हेल्प करते हैं फॉर द लीजिंग। आई होप दैट इज क्लियर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ लीजिंग ऑन डेट इक्विटी रेशियो? इट रिमेन्स अनचेंज, सो सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हायर परचेज। तो हायर परचेज की जब हम बात करें तो इस नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि किसी पर्टिकुलर एसेट को यहाँ पर हायर किया जा रहा है एंड फाइनली जो रेंटल्स है वो देते देते उस पर्टिकुलर एसेट को जो है परचेज कर लिया जाएगा। ओके,
सो दैट इज द थिंग। तो हायर परचेज के कॉन्सेप्ट को हम सेम एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। द सेम पार्टीज, इनके नाम थोड़े से अलग हो गए हैं इस बार। ये जो पर्सन है जो जिसका ये एरोप्लेन है, दैट पर्सन इज कॉल्ड हायरी या हायर वेंडर, ठीक है, क्योंकि ये अपनी ओनरशिप लूज करने वाला है। हायर परचेस में ओनरशिप लूज करने वाला है व्हेन लास्ट इंस्टॉलमेंट विल बी पेड, तो इस वजह से इसे हायरी कहा जाता है। और जो पर्सन इस एरोप्लेन को हायर करता है उस पर्सन को हायरर या फिर हायर परचेजर कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं। यस, कौन से राइट्स मिलते हैं? बाय द एंड ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि ईएमआई जैसा है, आप पेमेंट्स कर रहे हो, आपको वो एरोप्लेन फर्स्ट पेमेंट से पहले मिल जाता है, देन यू पे, या फिर फर्स्ट पेमेंट के बाद, इट डिपेंड्स। तो ये पेमेंट करने के बाद आपको उसको यूज करने का राइट मिल जाता है। लास्ट पेमेंट करने के बाद यू बिकम द ओनर, है ना। तो ओनरशिप, पोजेशन आपके पास रहता है ये पर्टिकुलर एरोप्लेन, और इकोनॉमिक यूज जो है उसका आप कर सकते हो। तो दिस इज सिमिलर टू लीजिंग। इस वजह से दोनों टॉपिक्स एक ही चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं, बट द डिफरेंस इज ओनरशिप का, ठीक है। ओनरशिप आपको लीजिंग में नहीं मिलती है, हायर परचेज में बाय द एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट में ओनरशिप मिल जाती है। लीजिंग कौन सा टाइप? फाइनेंस लीज में खाली एक ऑप्शन होता है कि आप उसे खरीद सकते हो, ठीक है। परचेज प्राइस यहाँ पर जो भी होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1000 रुपीज़ का एरोप्लेन है, तो अगेन जो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट कॉस्ट को कवर करते हैं, 100 एंड देन थोड़ा एक्स्ट्रा, ठीक है। लेट्स से 10 मंथ्स के लिए ये किया जा रहा है, तो 100 जो है ये पूरा अगर आप ऐड करोगे तो दैट विल बी 1000, और ये 1000 रुपीज़ एक्चुअल एसेट कॉस्ट है। तो हायर परचेज में यही होता है, हायर परचेज रेंटल्स जो हैं उसमें कंप्लीट कॉस्ट रिकवर किया जाता है, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट ये एरोप्लेन हायर परचेजर या हायरर का होने वाला है। और ये जो इंस्टॉलमेंट का पीरियड है मोस्टली 36 टू 48 मंथ्स का ये डिसाइड किया जाता है, यानी कि 3 to 4 years, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द एसेट इसे डिसाइड किया जाता है। हायरी कैन गेट बैक, जो हायरी है ओनर है उसे अपने एरोप्लेन से बहुत प्यार है, वो कहते हैं कि नहीं मुझे वापस कर दो, तो बीच में वो वापस ले सकते हैं। या फिर ये जो हायरर है, जो पर्सन ने इसे लिया है, वो इस एरोप्लेन को बीच में वापस कर सकता है कि भाई तुम ही रखो, ये तो चल ही नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसा किया जा सकता है बीच में। कैश डाउन पेमेंट यहाँ पर 20 to 25% का जो एसेट का कॉस्ट है इनिशियली वो दे देना होता है, यानी कि 200 रुपीज़ लेट से, या फिर 250 रुपीज़ इनिशियली देना होता है, एंड देन बाकी के पैसे थ्रू द इंस्टॉलमेंट्स ये देना होता है। या तो ऐसे, या तो उसके नाम पे एफडी खुलवा दो, वो पैसे उसमें डलवा दो और फिर एफडी खुलवा दो। ये इवोल्यूशन किस तरीके से है? हायर परचेज कंपनी पहली इंडिया में जो आई थी उसे कमर्शियल क्रेडिट कॉरपोरेशन सीसीसी ये कहा जाता था। अब 2 इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स में ये फ्लरिश करता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सुइंग मशीन वगैरह, और ऑटोमोबाइल्स, जो कि इजी पोजेशन यहाँ पर होती है, राइट। सो दैट इज द शॉर्ट एवोल्यूशन जो दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू हायर परचेज। लीगल एस्पेक्ट्स क्या? अगेन ये भी सेल नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ये ओनरशिप यहाँ पे नहीं मिल रही है, ठीक है। ये बेलमेंट कहलाई जा सकती है, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंस एग्रीमेंट्स, परचेज अगर किया जाता है दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत ये सेल नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के तहत ये बेलमेंट कहला सकता है। बेलमेंट का डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में दिया हुआ है, जो कि किसी पर्सन को इकोनॉमिक यूज के लिए कोई चीज अगर दे दी जाती है ऑन द पेमेंट ऑफ रेंट, दैट इज कॉल्ड बेलमेंट। पार्टीज कौन कौन सी यहाँ पर है? हायरी, हायर वेंडर जिसे हम कह सकते हैं, जो गुड्स हायर करता है, वी हैव सीन दिस ऑलरेडी, ठीक है। जिसके गुड्स वो हायर होते हैं, ठीक है। और ये गुड्स कैसे होने चाहिए? फ्री फ्रॉम एनक्यूम्बरेंसेस होने चाहिए, अनएनक्यूम्बर्ड गुड्स होने चाहिए। यानी कि ये एरोप्लेन तो दे दिया, अब उससे पहले एरोप्लेन लोन पे लिया था, अब लो तुम ले लो, ऐसे दे दिया, और फिर वहाँ से इंस्टॉलमेंट मिल रहा है, यहाँ लोन भी नहीं पे किया, तो वो लोन अब किसको पे करना होगा? ये जो हायरर है, हायर परचेजर है, उसे पे करना होगा, क्योंकि वो एसेट उसके पास जा रहा है। एंड लेट्स से उसने खरीद लिया और फिर फाइनली लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, उसके बाद पता चला कि भाई इस पे तो लोन था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एनक्यूम्बरेंसेस इस तरीके के नहीं होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड एनक्यूम्बरेंस। अब ये जो पर्सन है, अगर ये एरोप्लेन लेके यूएस से ये लो इस तरीके से डिलीवरी करने इंडिया में आ गए रतन टाटा जी के पास या फिर किसी और पर्सन के पास, तो वो पर्सन अगर मना कर देता कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मैंने कब कहा एरोप्लेन लाने को, तो दैट पर्सन कैन बी स्यूड, यानी कि उसके खिलाफ एक केस बनता है, कोर्ट केस किया जा सकता है।
एनडीए यूज ऑफ प्रॉपर्टी एज ओन बट रीडिलीवर इन कंडीशन एसोसिएट, अगर इसे वापस कर रहे हैं अपने ओन प्रॉपर्टी की तरह उसे यूज़ किया जा सकता है बाय द हायर परचेजर, बट अगर वो वापस कर रहे हैं, उसे परचेज नहीं कर रहे हैं, तो डिलीवरी जिस तरीके से वो लिया था, जिस कंडीशन में वो लिया था, उसी कंडीशन में उसे वापस करना होता है। ओके, तो दैट इज द कैच हियर। एंड फाइनली लीज फाइनेंस हायर परचेज के डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। लीज फाइनेंस एक ट्रांजैक्शन है, कमर्शियल अरेंजमेंट, इक्विपमेंट ओनर मैन्युफैक्चरर कन्वेज टू द इक्विपमेंट यूजर राइट टू यूज द इक्विपमेंट इन रिटर्न फॉर अ रेंटल। सिंपल राइट टू यूज यहाँ पे मिलता है। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट्स में ये क्रेडिट जो है पैसे जो है दिए जाते हैं जब गुड्स को हायर किया जाता है, विच इज़ इंक्लूसिव ऑफ द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट विद एन ऑप्शन टू परचेज। तो यहाँ पर क्या है, टोटल एसेट कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस ऑप्शन टू परचेज एट द एंड। ठीक है, ऑप्शन क्यों कह रहे हैं हम? सर आपने तो कहा ओनरशिप पूरी मिल जाती है। ऑप्शन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यस, नॉर्मली आप सारे इंस्टॉलमेंट दे दोगे तो आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ओनरशिप मिल जाएगी, बट इसके बीच में आपने इसे टर्मिनेट कर दिया इधर पार्टी ने, तो वो वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, उस समय तक जितना भी रेंटल था वो आपने दे दिया है, और जितना भी एसेट कॉस्ट था उस समय तक के यूज़ का वो आपने दे दिया है, तो वो जो है वापस आप दे सकते हो। तो इट इज़ जस्ट एन ऑप्शन कि आप फाइनली परचेज करो। सारे इंस्टॉलमेंट दे ही दिए हैं तो आपका हो जाता है, तो दैट इज द थिंग। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, फाइनेंस लीज में खाली वी हैव सीन की परचेज करने का ऑप्शन रहता है, बाकी लीज में परचेज करने का ऑप्शन नहीं। ऑपरेटिंग लीज में यू कैन नॉट बाई इट, बट यहाँ पर कंप्लीटली ऑप्शन रहता है। सारे लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पे कर दिया तो यू कैन बाई इट। लीज रेंटल्स पे किए जाते हैं लेसी के द्वारा, और नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लीज रेंटल जो भी पे किया जा रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पूरा का पूरा लीज रेंटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि आपको कोई भी एसेट मिल नहीं रहा, यू आर नॉट बाइंग समथिंग, यू आर जस्ट पेइंग द रेंट, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आपको इसका आइडिया होगा। और हायर परचेज में क्या होता है, हायर परचेज में जो एसेट का कॉस्ट है दैट इज नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओनली इंटरेस्ट पेमेंट जो किया जा रहा है एक्स्ट्रा, सिर्फ ये वाला पार्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये एसेट का कॉस्ट जो है आप इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हो, एंड सो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो इंटरेस्ट एलिमेंट इंक्लूडेड इन द हायर परचेज इंस्टॉलमेंट आर इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओनली। इंटरेस्ट यहाँ पर जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल है, क्योंकि यू आर पेइंग द कॉस्ट फॉर द एसेट, और फिर वो आपका एसेट बन जाएगा, आपके एसेट में आ जाएगा एंड आपके बैलेंस शीट में दिखेगा वो। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। हु कैन क्लेम डेप्रिसिएशन, यहाँ पर लेसर जो है वो हमेशा ओनर रहता है, दैट इज वाई वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है कि भाई 10 साल बाद वापस किया, ये पूरा जो है मेंटेनेंस और ये सब का कॉस्ट लगा, कौन देगा, तो डेप्रिसिएशन उसे कहते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब है मेंटेनेंस वगैरह। हायर परचेजर जो एक्चुअली उस पर्टिकुलर एसेट को एसेट का जो कॉस्ट है, एसेट कॉस्ट वो पे कर रहा है, तो हायर परचेजर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। ठीक है, जो ऑलरेडी हायर ही था उससे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इस तरीके से, या फिर जो इनकम टैक्स है वहाँ पे डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। लीज एग्रीमेंट में लेसर कैन क्लेम डेप्रिसिएशन एंड लेसी कैन क्लेम मेंटेनेंस एंड रेंटल्स फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम से क्या क्या क्लेम किया जा सकता है, लेसर जो है डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, कैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब लेसी क्या क्लेम कर सकता है, इसमें जो लीज रेंटल्स हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह रेंटल्स हैं, उसे लेसी एक्चुअली क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। हायर परचेजर क्या कर सकता है, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेमेंट जो है, इन दोनों चीज़ों को क्लेम कर सकता है। तो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, इसके साथ साथ हायर परचेजर यहाँ पर उसका ओनर फाइनली बन जाता है, तो इस वजह से हायर परचेजर जो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट है, इसके साथ साथ डेप्रिसिएशन, दोनों चीज़ों को क्लेम कर सकता है। सेलर कैन क्लेम द इंटरेस्ट ऑन द बोरोड फंड। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर में हम एग्जांपल ले लेते हैं। बोइंग ने ये पैसे बोरो करके लोन पे लेके प्लेन खरीदा और फिर इसे हायर परचेज पे दे दिया टू मिस्टर रतन टाटा। ठीक है, तो रतन टाटा जी यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, वो इंटरेस्ट पेमेंट्स को क्लेम कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स में। ये जो लोन लिया गया है उसका इंटरेस्ट पेमेंट को जो हायरी है वो क्लेम कर सकता है, बोइंग क्लेम कर सकता है कि इन द इनकम टैक्स। ओके, सो दैट इज द थिंग। नाउ लेट अस डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लीजिंग एंड हायर परचेज।
Hire purchase is a type of installment credit where the hire purchaser has the obligation to purchase the asset after paying last installment. Yes, absolutely. Lessor can claim depreciation. Yes, leasing में lessor can claim the depreciation. Lease rentals paid by the lessee are entirely revenue expenditure of the lessee. Yes, absolutely. तीनों यहाँ पर जो है चीज़ें सही है, बट यहाँ पर वन सही नहीं. ओके, व्हाट हैज हैपेंड, हायर परचेज इज अ टाइप ऑफ इंस्टॉलमेंट क्रेडिट विद द हायर परचेजर हैज़ द ऑब्लिगेशन टू. अच्छा, यहाँ पर ये वर्ड हम स्किप कर गए. ऑब्लिगेशन नहीं है दोस्तों, इट इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन, इट इज़ एन ऑप्शन. क्योंकि बीच में आप उसे एंड कर सकते हो, बीच में आप जो है कह सकते हो कि मुझे ये एरोप्लेन जो है नहीं चाहिए, आप ले लो, जितना मैंने पेमेंट कर दिया उतना कर दिया. तो दिस इज़ व्हाट वी डू इन द एग्जाम ऑल्सो. हमें बहुत ध्यान से ये चीज़ पढ़नी चाहिए, मेरे साथ भी आपके साथ भी हो सकती है. सो जस्ट रीड द क्वेश्चन रियली केयरफुली. सो दैट इज व्हाई दिस इज रॉन्ग, बिकॉज इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन. ये एक ऑप्शन है. हर जगह हमने क्या पढ़ा है, ऑप्शन पढ़ा है, यहाँ दिया ऑब्लिगेशन है. तो दैट इज द थिंग, दैट इज व्हाई 1 सही नहीं है, 2 and 3 आर करेक्ट. सो बी विल बी द राइट आंसर हियर. आई होप दैट इज क्लियर. नाउ लेट अस डिस्कस चैप्टर 40. छोटा सा प्यारा सा अच्छा चैप्टर है, क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग. बहुत ही मजेदार टॉपिक्स यहाँ पर है, और किस तरीके से क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोरिंग ये हमारे डेली लाइफ में काफ़ी जो है रिलेट करता है. फॉर एग्जांपल क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में आप सबको पता ही होगा. क्रेडिट स्कोर आपका क्या है, यू कैन लेट मी नो दिस थिंग कि आपको क्रेडिट स्कोर के बारे में पता है यानी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, क्रेडिट स्कोर जो है ये जनरली एज वी नो, आपका अगर क्रेडिट कार्ड लिए हैं या फिर लाइफ में कभी लोन लिए हैं, एवरीबडी डस, तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है बन जाता है. ओके, सो वी आर वेरी मच रिलेटेड टू दिस. और क्रेडिट रेटिंग क्या होता है ये चीज़ भी हम फटाफट से देखेंगे. तो लेट्स से एक कंपनी है या फिर एक इंडिविजुअल है, इन्हें पैसे चाहिए फॉर डूइंग सम बिजनेस या फिर किसी और चीज़ के लिए. ठीक है, ये मार्केट में गए पैसे जो है उठाने के लिए, कैपिटल उठाने के लिए. लेट्स से कोई बॉन्ड्स इन्होंने इशू किए, शेयर्स इशू किए, या फिर लोन लेने ये इंडिविजुअल लेट्स से गया. ठीक है, तो मार्केट में कौन मिलेगा, इन्वेस्टर, लेंडर्स, ये मिलेंगे. इन्वेस्टर्स जो है बॉन्ड शेयर्स वगैरह होंगे तो उसमें पैसे लगाएंगे, लेंडर लोन्स देंगे. ठीक है, अब ये लेंडर्स या इन्वेस्टर्स को किस तरीके से पता चलेगा कि भाई इस कंपनी को लोन देना चाहिए या नहीं, इस कंपनी का बॉन्ड खरीदना चाहिए या नहीं, ये लोग पे भी करते हैं क्या, ये पर्टिकुलर पर्सन को लोन मिलना चाहिए या नहीं, बैंक्स को कैसे पता चलता है, राइट. तो इस चीज में हमारा साथ देती है क्रेडिट रेटिंग. कंपनीज के लिए क्रेडिट रेटिंग की जाती है कि हाँ, क्रेडिट रेटिंग यानी कि ये एक आइडिया देता है कि ये जो कंपनी है अपने जो भी लोन्स हैं, बॉन्ड्स की पेमेंट है, ये सारी सही समय पर, सही तरीके से, सही अमाउंट में, सही प्रॉफिट देते हुए कर रही है या नहीं. इसी तरीके से जो लोन्स लिए जाते हैं बाय द इंडिविजुअल्स, ये अपने लोन्स को सही समय पर रीपे कर रहे हैं या नहीं, उसका भी आइडिया देती है. व्हाट इज देयर डिफॉल्ट रिस्क, व्हाट डू आई नो, बट क्रेडिट रेटिंग विल टेल यू, है ना. क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट स्कोरिंग, जो इनका क्या होता है, क्रेडिट स्कोर बनता है. तो क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग आर टू सिमिलर बट डिफरेंट थिंग्स. सिमिलर क्यों, वो एक आइडिया देते हैं डिफॉल्ट रिस्क का. किस चीज का आइडिया देते हैं, डिफॉल्ट रिस्क का. ठीक है, डिफॉल्ट रिस्क यानी कि कोई व्यक्ति या फिर कोई कंपनी, कोई एंटिटी अगर लोन लेती है या फिर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को मार्केट में लेकर आती है फंड्स उठाने के लिए, तो वेदर दे आर पेइंग प्रॉपरली और नॉट, और ये पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पर होता है. ठीक है, या फिर उनके कंपनी के पूरा का पूरा गुडविल, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कंसिडर की जाती है. क्या क्या कंसिडर की जाती हैं, दैट इज़ आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन. सारा कुछ हम यहाँ पे देखेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स है लेकिन फटाफट हो जाएंगे, राइट. तो क्रेडिट स्कोर इज फॉर द इंडिविजुअल, क्रेडिट रेटिंग इज फॉर कंपनीज, इट इज ऑल्सो फॉर कंट्रीज, लाइक इंडिया का क्रेडिट रेटिंग है, राइट. इस तरीके से. तो विल हैव अ लुक एट दिस. क्रेडिट रेटिंग कई सारे 7 एजेंसीज अराउंड इंडिया में अभी काम जो है चल रहा है. क्रिसिल, केयर, ICRA, एंड वी हैव इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च, इन्फोमेरिक्स, ब्रिक वर्क, एक्यूट, ये सब है. ठीक है, तो ये सारे हैं, एंड वी कैन से कि वी विल एंजॉय द डिस्कशन ऑफ दिस स्पेसिफिक पार्ट. तो व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग इज समथिंग दैट वी विल सी हियर. ओके, तो फटाफट से ये चीज देख लेते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकंड. यस, तो व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग? Credit rating is an analysis actually of the credit risk.
क्रेडिट रिस्क इज व्हाट, डिफॉल्ट रिस्क। किस किस से रिलेटेड ये रेटिंग होती है, कंपनीज, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ऑल्सो इकोनॉमीज, ठीक है। कंपनीज का होता है, साथ के साथ कंपनीज, इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनके इक्विपमेंट की नहीं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, इनको वो इश्यू करते हैं। जब ये इश्यू करते हैं तो उनकी स्पेसिफिक इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग होती है, ठीक है। इन्होंने ये बॉन्ड इशू किया तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड का क्या क्रेडिट रेटिंग है, कि ये बॉन्ड का मतलब क्या है, ये कुछ प्रॉफिट दे रहा है, और सबसे पहली बात तो क्या ये पैसे एक्चुअली रिटर्न करते हैं, क्या ये पैसा एक्चुअली देते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, प्रॉफिट जितना प्रॉमिस किया जाता है उतना मिलता है, उतना परसेंटेज जो है अमाउंट वापस देते हैं इस बॉन्ड पे या नहीं, एंड हाउ इज इट परफॉर्मिंग, हाउ इज एवरीथिंग, उसके बेसिस पर ये क्रेडिट जो रेटिंग है वो दिया जाता है। सो इंस्ट्रूमेंट्स पे भी होता है, कंपनीज एंड इकोनॉमीज, इस पे नहीं होता है, इंडिविजुअल्स का नहीं है। क्रेडिट रेटिंग इज नॉट फॉर द इंडिविजुअल्स। अब हमें आइडिया है व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रिस्क इज, will the company return my money, will I get the promised returns, is the company credit worthy to be given the loan, worthy to be invested in, तो ये चीज डिसाइड होती है। और ये क्रेडिट रेटिंग अल्फा न्यूमेरिक ग्रेड है, AAA प्लस A3 AA3 इस तरीके से होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट क्रेडिट रेटिंग इज। यहाँ पर आप क्रिसिल के क्रेडिट रेटिंग देख सकते हो, AA AAA ये सारा कुछ। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज प्राइवेट कंपनीज होते हैं जो इस तरीके से क्रेडिट रेटिंग देते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के नाम हम ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में देख चुके हैं, इन्हें रेटिंग सर्विस भी कहा जाता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को। ये क्रेडिट रेटिंग दो तरीके से देते हैं। एक तो लेट्स से मैंने एक कंपनी स्टार्ट की और मेरे कंपनी कोई जानता ही नहीं, कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा, जानता ही नहीं, नई चीज़ पे कौन इन्वेस्ट करता है। तो मैं अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से बात करता हूँ, एक एग्रीमेंट करते हैं और क्रेडिट रेटिंग निकलवाता हूँ, ठीक है। मेरी कंपनी का पूरा असेसमेंट वो करेंगे, किस तरीके से लोन्स एंड किस तरीके से चल रहा है, और वो एक क्रेडिट रेटिंग देंगे। लेट्स से क्रेडिट रेटिंग AAA रेटिंग है मेरा, तो सारे ही इन्वेस्टर्स, एक तो पॉजिटिव पॉइंट रहेगा ना कि अरे ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो कि पूरे इंडिया में काफ़ी फेमस है, वो एजेंसी ने मुझे AAA रेटिंग दी है, तो ये काफ़ी अच्छा कंपनी होगा, लेट अस गो एंड ट्राई वंस, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। जिस तरीके से हम ब्रांड्स के कपड़े या फिर उसके पीछे जो है कहते हैं कि यस इट हैज़ क्वालिटी, तो उसी तरीके से ये हो सकता है। या तो ऑन देयर ओन वो क्रेडिट रेटिंग, बड़े बड़े कंपनीज का, रिलायंस ये वो जो है, या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, उनके क्रेडिट रेटिंग वो अपने आप ही देते हैं, ठीक है, दो तरीके से। तो इंस्ट्रूमेंट्स किसको रेट करते हैं, वो मेनली कॉर्पोरेट बॉन्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। बाय नाउ आई होप आपको ये नाम पता है, इनका मतलब क्या है। म्युनिसिपल बॉन्ड्स हो गए, प्रेफरेंस स्टॉक्स एंड शेयर्स, डिबेंचर्स, ईच एंड एवरी टर्म वी हैव डिस्कस्ड। मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज, कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस, ये सब। हिस्ट्री क्या है CRS की वो देख लेते हैं हम फटाफट से। इंटरनेशनल एज वेल एज इंडिया में, इंटरनेशनली जॉन मूडी नाम के जो व्यक्ति, उन्होंने US रेल रोड बॉन्ड्स की क्रेडिट रेटिंग की शुरुआत की थी 1909 में, ठीक है। इस वजह से मूडीज वी हैव एन आइडिया ऑन दैट, क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके साथ मूडीज के साथ साथ देयर आर 2 मोर जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, S&P एंड फिच, ठीक है। अब फर्स्ट इंडस्ट्रियल कंट्री फ्रांस बना, तो मैंने आपको ये बताया कि कंपनीज इंस्ट्रूमेंट्स तो रेट होते ही हैं, साथ के साथ इकोनॉमीज भी रेट होते हैं, जिन्हें सॉवरन रेटिंग्स भी कहा जाता है। ओके, आई फॉरगॉट टू टेल दिस। तो यस, फ्रांस बिकेम द फर्स्ट कंट्री, S&P के द्वारा क्रेडिट रेटिंग उसे मिली थी। अब इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की अगर हम बात करें तो क्रिसिल वाज द फर्स्ट एजेंसी 1987 में। तो रिमेंबर क्रिसिल जो है वो आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। आप सिबिल के बारे में भी सुने होंगे, दैट इज अ क्रेडिट स्कोरिंग कंपनी, ठीक है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी एक्चुअली उसे कहा जाता है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पहला इंडिया में। 7 अदर कंपनीज है जिनके बारे में हम देख चुके हैं, जिनके नाम हम देख चुके हैं इन द प्रीवियस स्लाइड, नीड नॉट टू रिमेंबर, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। टाई अप्स, अलायंसेस वगैरह जो है इंटरनेशनल CRS से हैं इनके। क्रिसिल का फॉर एग्जांपल S&P से टाई अप है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। क्रेडिट रेटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है। ये अनबायास्ड होते हैं, यानी कि अगर वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज सही तरीके से एस्टैब्लिश्ड हैं और उनको जो है गुडविल मिल चुकी है, मार्केट एक्सेप्ट कर चुका है, दे आर कंसिडर्ड टू बी अनबायास्ड, ठीक है। और इसके लिए काफ़ी सारे रेगुलेशंस भी है। एट द एंड वी विल सी कि ये अनबायास्ड कैसे रहेगा। फॉर एग्जांपल एक रेगुलेशन है कि अपने खुद के कंपनीज या फिर अपने खुद के रिलेटेड ग्रुप कंपनीज का आप क्रेडिट रेटिंग नहीं करोगे। दिस इज जस्ट लाइक, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर कोई डॉक्टर है,
तो वो अपने खुद के बच्चे को अगर ऑपरेशन करना है तो ही कैन नॉट डू, राइट, बिकॉज वो एक फीलिंग जुड़ी हुई होती है, और किसी और का करना तो इमीडिएटली काट के फटाफट खत्म ऑपरेशन 10 मिनट में, राइट। तो दैट इज द थिंग। तो इसी तरीके से अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रिलेटेड कंपनीज या ग्रुप कंपनीज के क्रेडिट रेटिंग करने लगे तो वो बयाश माना जाएगा। तो इस वजह से रेगुलेशंस हैं कि वो नहीं करना है। तो अनबयास्ड है, डिपेंडेबल है, अंडरस्टैंडेबल है। क्यों? ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल ए देखते हैं हमें समझ में आ जाता है वो बड़ा अच्छा है, ठीक है, एकदम से सिंबल से आपको समझ में आ जाता है, वेरी वेल अंडरस्टैंडेबल है ये, लो कॉस्ट या फिर फ्री में भी ये होता है। इन्वेस्टर्स को बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है हम देखेंगे अभी। डिसिप्लिन करता है, कॉर्पोरेट बोरो जो भी बोरो कर रहा है उसे भी डिसिप्लिन करता है। भाई मेरी क्रेडिट रेटिंग खराब होगी, पैसे दे दे फटाफट से। जैसे हम कहते हैं क्रेडिट स्कोर खराब होगा, फटाफट से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर देते हैं। बेनिफिट्स क्या क्रेडिट रेटिंग का? इन्वेस्टर रिस्क असेसमेंट कर सकता है, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन उसे मिल सकती है लो कॉस्ट में, साथ के साथ मॉनिटर कर सकता है कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट का जो चॉइस है वो ले सकता है जो इन्वेस्टर है बेस्ड अपॉन द क्रेडिट रेटिंग। ऑल्सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इश्यूअर का भी या हम कह सकते हैं कि देयर इज बेनिफिट। इश्यूअर कौन है? ये ऐसा पर्सन है जो कि लेट्स से मैं हूँ, मैंने जैसे आपको बताया मेरी कंपनी है और मैंने शेयर्स इशू किए हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो शेयर्स है इनकी क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करो। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के पास गया तो मैं एक इश्यूअर हूँ, तो मैंने क्या किया, इश्यूअर्स एक्चुअली पे द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू गेट द क्रेडिट रेटिंग। तो इश्यूअर्स के लिए क्या फायदा है? बोरोइंग इजी हो जाती है। तो ये मेरी कंपनी को कौन जानता था, तो अब शेयर्स में सारे इन्वेस्ट करने लगे क्योंकि क्रेडिट रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। चीप होता है बोरोइंग, फैसिलिटेट करता है ग्रोथ को, कंपनीज को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, एंड साथ के साथ इंफॉर्मेशन जो मेरी कंपनी का है वो डिस्क्लोज होता है बाय द हेल्प ऑफ द क्रेडिट रेटिंग। फैक्टर्स क्या यहाँ पर हमें कंसिडर करने चाहिए क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड? मार्केट पोजीशन कंसिडर की जाती है कि मार्केट पोजीशन कैसी है। ऑब्वियसली नया कंपनी होगा तो कम ही होगा, बट देन अदरवाइज अच्छी जो है मार्केट पोजीशन है तो क्रेडिट रेटिंग आपकी अच्छी होगी। इश्यूअर्स के जो एबिलिटी है डेट को वापस करने का, वो बेस्ड अपॉन कि पास्ट एंड फ्यूचर में किस तरीके के कैश फ्लोस रहे हैं, कि जो भी लोन लिया है इसे इन्होंने पे किया है, यानी इंटरेस्ट पेमेंट्स किए हैं कि नहीं, अभी डेट्स क्या क्या है, बहुत सारा लोन लेकर बैठे हैं तो वो पता चलता है कि भाई पे नहीं कर पाएंगे। एसेट्स इन कंपनी के एडवांटेजेस किस तरीके से हैं इन द एंटायर इंडस्ट्री, डायरेक्टर्स जो है उसमें इन्वॉल्व उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट की कैसी, इंडस्ट्री रिस्क क्या है, एनवायरनमेंट, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट किस तरीके से उसमें ये कंपनी कैसे फिट बैठती है, और अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है उस कंपनी का, कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा लग रहा है बट प्रॉफिट कम आ रहा है, सो हाउ विल दे पे, ठीक है, लोन लेंगे तो। मार्केट रेपुटेशन कैसी है, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी कैसी है, लेट से बुद्धू बुद्धू लोग भरे हुए हैं तो कैसे चलाएंगे कंपनी। एक्सचेंज रेट रिस्क एक्सपोजर है या नहीं, यानी कि फॉरेन कंट्रीज के साथ एक्सचेंज रेट रिलेटेड रिस्क है या नहीं। यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज के साथ ये बिजनेस करते हैं तो एक्सचेंज रेट रिलेटेड कई बार बहुत ज़्यादा जो है पैसा बह जाता है, तो वो है या नहीं। फंडिंग पॉलिसी कैसी है, ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एग्रीमेंट एंटर करती है। लेट्स से मैंने कहा लाइक आई सेड मेरी कंपनी तो मेरे साथ, और अपॉइंट करती है एक टीम को, फिर इंफॉर्मेशन जो है वो लेने की शुरुआत करती है फ्रॉम द कंपनी। तो वो मेरे कंपनी में आएंगे, हमारे जो कंपनी के ऑफिशियल से डायरेक्टर से सबसे मिलेंगे, सारी कंपनी के डिटेल्स लेंगे, डेट रिलेटेड, फाइनेंशियल डिटेल्स एंड ऑल अदर वेरियस गुडविल रिलेटेड डिटेल्स भी लेंगे, एनालाइज करेंगे इसे, और फिर रेटिंग कमेटी बैठती है, उनकी मीटिंग होती है। ये मीटिंग के थ्रू वो थोड़ा सा डिसाइड करते हैं कि क्या क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए, कम्युनिकेट करते हैं कंपनी को सारे डिसीजंस, एंड देन पब्लिश कर देते हैं इसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के वेबसाइट पे। इसे फिर इस रेटिंग को वो मॉनिटर एंड रिव्यू करते रहते हैं पीरियोडिकली बेस्ड अपॉन जिस तरीके की क्रेडिट रेटिंग करवाई गई है। क्रेडिट रेटिंग सिंबल्स अब कैसे कैसे हैं? हाई इन्वेस्टमेंट ग्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड स्पेक्युलेटिव ग्रेड के जो है सिंबल्स होते हैं, यानी कि ट्रिपल ए बहुत ही हाई इन्वेस्टमेंट जो है ग्रेड है, आराम से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रिपल बी अगर होगा तो इन्वेस्टमेंट ठीक है कर सकते हो, डी होगा तो डिफ़ॉल्ट उसे कहा जाता है, तो उस तरीके से। वैसे इन्वेस्टमेंट, नॉन इन्वेस्टमेंट, डिफ़ॉल्ट ग्रेड, ठीक है। ये पूरा लिस्ट हम देख चुके हैं, इसमें प्लस और माइनस भी कई बार लगता है, ट्रिपल बी प्लस, डबल ए माइनस, तो वो सारा उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट वी अंडरस्टैंड कि ये सिम्बल्स हमें बहुत आराम से एक आइडिया दे देते हैं कि क्या उस पर्टिकुलर कंपनी का स्टेटस है, लेवल है विद रिस्पेक्ट टू रीपेमेंट ऑफ डेट।
ठीक है। नेक्स्ट, रेटिंग्स आउटलुक। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नॉट जस्ट क्रेडिट रेटिंग सिंबल सिर्फ नहीं देते, वो पूरा जो है कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि कैसे कैसे परफॉर्मेंस है, कैसा रहेगा आगे, क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्रेडिट रेटिंग चेंज फ्यूचर में कैसे होगा उससे रिलेटेड भी एक जो है एक्सट्रापोलेशन करके ये बताते हैं कि फ्यूचर में कैसे चेंज होगा। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट आउटलुक। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रेटिंग मूवमेंट क्या है, क्या हो सकता है इन जनरल, या तो ये सेम रेटिंग रहेगा, लेट्स से AA रेटिंग है तो आगे भी AA ही रहेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन हो सकता है, या तो ये कम हो सकता है, या तो ये बढ़ सकता है, या तो नो कमेंट्स। ठीक है, ये चार चीज़ें होती हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं पता हमें, नो आइडिया, रैंडमली हो सकता है, तो नो कमेंट्स। तो दैट इज कॉल्ड नो आउटलुक, नेगेटिव, पॉजिटिव, स्टेबल। आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट थिंग है रेगुलेशंस। रेगुलेशंस में रजिस्ट्रेशन इन्हें जो है कराना होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पर्सन्स जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी खोल रहे हैं, तो उनका खुद का, लेट्स से मैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी खोल रहा हूँ तो मेरा खुद का जो नेट वर्थ है वो 100 करोड़ का होना चाहिए, राइट। मेरी बहुत सारी कंपनीज होंगी एंड आई एम ऑल्सो ओपनिंग अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो मेरी ये सारी कंपनीज का मिला के 100 करोड़ तक का नेटवर्थ, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का खुद का 5 करोड़ का मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए सो एज टू ओपन इट। ऑब्लिगेशन क्या है, रूल्स रेगुलेशन सारे आपको फॉलो करने हैं जो डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा दिए गए हैं, स्पेसिफिकली सेबी के द्वारा दिए गए हैं। डिस्क्लोजर आपको करना होगा, मेंटेनिंग फीस इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा हर 5 साल में जो है आपको डिस्क्लोज करना होगा, और लास्ट 5 ईयर्स का आपने क्या क्या ले रखा है वो सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। नहीं है तो नहीं, 5 साल हो गए तो यू हैव टू टेल टू सेबी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर देखो ये रेगुलेशन की मैं बात कर रहा था कि लेट्स से ये है और मेरी एक कंपनी है, तो मेरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मेरी इस कंपनी का क्रेडिट रेटिंग नहीं करेगी, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज यहाँ पे बायस आ सकता है। अकाउंटेबिलिटी एंड एनफोर्समेंट, यहाँ पर इंटरनल ऑडिट होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो भी इस कंपनी का है वो सेबी को आपको सबमिट करना होगा। ऑल्सो सेबी अगर इंस्पेक्शन करना चाहे तो मुझे रेडी रहना होगा, राइट। तो दैट इज द थिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ओके, तो लेट अस हैव अ लुक एट द फीस। यहाँ पर जो देते हैं वो कौन कौन देता है, इन्वेस्टर्स देते हैं? नहीं, इन्वेस्टर्स को बस क्रेडिट रेटिंग से मतलब है तो वो फीस नहीं देते कि भाई सबका मुझे क्रेडिट रेटिंग बताओ, नहीं। फ्री में जो क्रेडिट रेटिंग आता है उसको देख के वो इन्वेस्ट कर देते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज यानी कि बैंक्स वगैरह देते हैं? नहीं। एंड यूजर्स देते हैं, आप और मेरे जैसे? नहीं। कौन देता है? ओनली इश्यूअर्स, यानी कि 95% तक का जो उनका पैसे वो कमाते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, उनके फीस वगैरह, दैट ऑल कम्स फ्रॉम द इश्यूअर्स, यानी कि कंपनीज जो कहते हैं कि मेरी क्रेडिट रेटिंग करो तो वो सिर्फ फीस देते हैं। ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया क्लासीफाई रेटिंग्स इनटू डैश ग्रेड्स। ठीक है, तो जो ग्रेड्स हमने देखे थे वो कितने ग्रेड्स थे? 2, 3, 4 या 5। तो वी हैव सीन 3 ग्रेड्स हमने देखे थे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे 3 एंड सिमिलरली राइट साइड पे 3 थे। ठीक है, ये 6 नहीं है, दीज आर ओनली 3 ग्रेड्स। ठीक है, 3 ग्रेड्स, अलग अलग नाम है, तो 2 सेट्स मैंने आपको दिखाए थे, तो दैट इज वाई B3 इज द राइट आंसर। Now let us talk about credit scoring। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। यू हैव एन आइडिया ऑन दिस ऑलरेडी। क्रेडिट स्कोरिंग एक एनालिसिस है कि आप एज एन इंडिविजुअल वेदर या क्रेडिट वर्दी, यानी कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं, आपको क्रेडिट कार्ड देना चाहिए या नहीं, वो। ठीक है, और ये किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए, जी हाँ है। कंपनीज के लिए नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए नहीं है, कंट्रीज के लिए नहीं है। इनके लिए कौन है? इनके लिए क्रेडिट रेटिंग है। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर, यू गेट द डिफरेंस। ठीक है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज कहलाते हैं जो कंपनीज ये क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करते हैं टू द इंडिविजुअल्स। क्रेडिट ब्यूरोज भी उन्हें कहा जाता है। ओरिजिन इनका यूएस में हुआ था। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट CICs वहाँ पर हैं, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, ट्रांस यूनियन, ये सब। ठीक है, ट्रांस यूनियन का ही ट्रांस यूनियन सिबिल है। वी वोंट गो इनटू द डेप्थ्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड, बट उसके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। बट एक चीज़ जो सिबिल स्कोर आता है, ट्रांस यूनियन सिबिल, इसका जो स्कोर आता है वो हम देखेंगे। ठीक है, प्रोसेस यहाँ पर क्या है, रिकॉर्ड्स वगैरह इंडिविजुअल्स के पेमेंट्स एंड ड्यूज का वो मेंटेन करते हैं। क्रेडिट रिपोर्ट देते हैं क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को, फॉर एग्जांपल बैंक्स को, कि क्रेडिट इनके स्कोर क्या है, राइट, ऑब्वियसली। और ये क्रेडिट स्कोर होता क्या है? देयर इज दिस स्कोर बिटवीन 300 to 900, राइट। 300 से 550 अगर आपका स्कोर है क्रेडिट स्कोर, दैट मीन्स आप जो है काफ़ी पोर है आपका क्रेडिट स्कोर, आपको लोन नहीं दिया जा सकता। 550 से 6 जनरली नहीं होता है, 550 से 650 अगर है तो एवरेज है, 650 to 750 है तो इट इज़ जस्ट गुड, एंड 750 to
900 है देन इट इज़ एक्सीलेंट एंड वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा है। और इसके अलग अलग नेम्स है, बट देन जनरली 700 to 900 होता है। द मैक्सिमम जो लिमिट है ऑफ द क्रेडिट स्कोर इज 900, ठीक है, तो ये याद रखिए। तो 700 to 900 लोगों का होता है, एंड या 800 से ऊपर 900 के आसपास दैट इज कंसिडर्ड रियली गुड। सो दैट इज द थिंग। लेजिस्लेशन इसका क्या है, इससे रिलेटेड कोई लॉ बना हुआ है क्या? जी हाँ, CIC एक्ट है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005 का। लाइसेंस और इसको रेगुलेट कंप्लीटली RBI करती है। CIC एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है देख लेते हैं। ये एक्ट रेगुलेशन करती है, रेगुलेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, रेगुलेशन से रिलेटेड प्रोविजंस इसमें है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज का। ये फैसिलिटेट करता है एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट का एंड फॉर मैटर्स रिलेटेड टू द सेम, ठीक है। क्रेडिट के डिस्ट्रीब्यूशन को फैसिलिटेट करने का मतलब क्रेडिट स्कोर अगर सही से दिया जाएगा, अगर पता होगा कि ये डिफॉल्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, लोन्स कैसे पे कर रहा है, ओनली देन क्रेडिट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन, सॉरी क्रेडिट जो है दिया जा सकता है, यानी कि लोन दिया जा सकता है किसी को। इसको फैसिलिटेट इस वजह से कर रहा है। CIC एक्ट 2005 प्रोवाइड्स फंक्शनिंग, CICs का फंक्शनिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, डिस्प्यूट होता है तो क्या करना है, इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन वगैरह देना, और प्राइवेसी। कई बार आपके जो लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, बट ये इन्फॉर्मेशन उनके पास जाती है, तो प्राइवेसी रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी इसमें हैं। RBI ने इससे रिलेटेड जो रेगुलेशन है 2006 में लाए थे। अब मेंबरशिप CICs की, तो भाई किस तरीके से पता चलेगा आपका इन्फॉर्मेशन? तो आप लोन अगर बैंक से ले रहे हो तो वो बैंक को CIC बैंक से इन्फॉर्मेशन जो भी कंपनी है उसे लेना पड़ेगा, ठीक है। CIC कंपनी लेट्स से है और मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने सही से चुकाया नहीं, तो ये बैंक का इन्फॉर्मेशन CIC के पास जाना है ना, तो उसके लिए इस बैंक को इस पर्टिकुलर CIC का मेंबर बनना होता है। तो इस तरीके से ये CIC के मेंबर्स कौन कौन है, अब सिर्फ बैंक से लोन नहीं लोगे, चिट फंड से पैसे लिए, वहाँ से लिए, फिर किसी NBFC से लिए, राइट, तो इन सभी को आपका मेंबर बनना होता है CIC का। तो ऑल द क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो भी RBI अप्रूव कर रहा है वो सब इसके CICs के मेंबर है। पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कंपनीज सेल टेलीफोन रिलेटेड सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज भी है जो कि कई बार म्यूचुअल फंड्स और बाकी चीज़ों से रिलेटेड है। अब CIC रेगुलेशंस 2005 में जो आए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें, सॉरी जो एक्ट आया था और रेगुलेटरी गाइडलाइंस यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिबिल को लाया गया था 2000 में, और 2004 में एक्चुअली इसने अपने जो एक्टिविटीज़ उसे स्टार्ट किया। सिबिल एक सॉर्ट ऑफ कॉर्पोरेशन है विच गिव्स द क्रेडिट स्कोर। सिद्दीकी कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे इसे लाया गया। सेक्शन 15 अगर इस एक्ट का हम देखें, CIC रेगुलेशन एक्ट जो है इसका, तो इसमें एवरी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बिकम मेंबर ऑफ एटलीस्ट 1 CIC। बहुत सारे CIC है, 1 CIC 2 CIC 3 इस तरीके से। तो लेट्स से SBI जो है वो मेंबर है ऑफ CIC 1, PNB जो है वो मेंबर है CIC 2 का, ठीक है। एवरी इंस्टीट्यूशन जो भी पैसे लोन में दे रहा है या क्रेडिट दे रहा है, दैट हैज टू बिकम मेंबर ऑफ CIC, ये कहा गया, किसी ना किसी का मेंबर बन जाओ, ये कहा गया है, ठीक है। चलो जी, बन गए। अब सेक्शन जो 17 है CICRA जो हमारा एक्ट है, सेक्शन 17 की अगर हम बात करें तो इसमें क्रेडिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स मेंबर्स ओनली। तो जो SBI है, CIC 1 को सिर्फ SBI का जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड होगा। CIC 1 के पास PNB का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। CIC 2 का मेंबर कौन है? PNB है, बट SBI का अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो CIC 2 के पास नहीं होगा। तो भाई सेक्शन 17 तो सही नहीं लग रहा है, राइट। तो ऐसे में आदित्यपुरी कमेटी को बैठाया गया, ये आदित्यपुरी जी हैं 2014 में, और बैठाया गया कि क्या किया जा सकता है इस चीज़ में, वो पूछा गया। तो अदर बैंक्स इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को एक्चुअली मेंबर्स बनाना चाहिए। ईच एंड एवरी CIC में ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन को एक्चुअली मेंबर बनना चाहिए। अगर CIC आपने खोली है तो SBI भी मेंबर है, PNB भी आपका मेंबर है। इसी तरीके से CIC 2 में भी SBI भी मेंबर है, PNB भी मेंबर है। तो हर एक CIC में हर एक क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को मेंबर बनना चाहिए, ओनली देन इन्फॉर्मेशन विल बी होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव, ये कहा गया, ये डिसाइड किया गया।
अब ऐसा कर रहे हैं तो यार CICs को इतना सारा फीस और ये सब मिल रहा है, तो उस पर सीलिंग लगाएगी कि 10,000 से ज़्यादा आप मेंबरशिप फीस नहीं ले सकते। एनुअल रिन्यूअल फीस जो है, मेंबरशिप का रिन्यूअल होता है, वो फीस आप 5,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते, राइट। तो ये चीज़ें कहेंगे। अब फाइनली क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट स्कोर के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, आप खुद ही बता सकते हो, राइट। क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट स्कोर डिफरेंसेस क्या है, फटाफट से सोचो। पहला क्या है बताओ। तो क्रेडिट रेटिंग यहाँ पर वी कैन से इट इज फॉर व्हाट, कंपनीज, इट इज फॉर होम, इंस्ट्रूमेंट्स, इट इज फॉर, और तीसरा क्या था, कंट्रीज, ठीक है। और क्रेडिट स्कोर किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, आप और मेरे जैसे। क्रेडिट रेटिंग कौन देता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कौन देता है, क्रेडिट स्कोर कौन देता है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। और ये क्रेडिट स्कोर न्यूमेरिक होता है, खाली नंबर्स होते हैं 300 to 900। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, ठीक है। तो दीज आर द 3 डिफरेंसेस। आई होप काफ़ी क्लियरली आपको पूरा ये जो चैप्टर है समझ में आया होगा। Now let us answer this question, which among the following statement is correct with respect to credit rating। actually ये है, okay, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। credit rating and credit scoring agencies, right। तो let's have a look। credit rating agencies rate the credit worthiness of individuals, yes। credit rating agencies CRA individuals का credit worthiness assess करते हैं, no, right। credit scoring rates the credit worthiness of individuals, yes। credit rating is alphanumeric। credit rating alphanumeric होता है, alphabets and numbers भी होते हैं। अब credit score जो है only numbers होता है। तो 2 and 3 are correct here, that is why D will be the right answer। I hope all of these things are really crystal clear। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए। इनको प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन डाउनलोड द PDF, जो कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आई एंड IFS के 400 सॉल्व्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे। यू कैन प्रैक्टिस दोस फ्रॉम द PDF, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। जरूर वहां से आप इसे डाउनलोड करना टू प्रैक्टिस बेटर। ऑल्सो आई एम गिविंग यू अ लिटिल प्रैक्टिस। यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे इन 2 टॉपिक्स में से, 2 चैप्टर्स में से, वो 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आएंगे and you have to answer these questions, okay, right। आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चंस आएंगे and you have to answer them। the first question, ये सारे क्वेश्चंस let me tell you मई 2023 में पूछे गए हैं, so this should be really clear। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एयरलाइन ओनर वांट्स टू यूज एन एयरक्राफ्ट ऑन लीज। तो ये एक एग्जांपल के बेसिस पर कौन सा लीजिंग यूज किया जा सकता है, ये पूछा गया। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। कैसे 1 2 3 4 ऐसे करके आपको आंसर करना है। लेट्स सी किसके सारे के सारे आंसर सही होते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, रीड द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, रीड इट एंड देन आंसर इट। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। फोर्थ, pause the video and try to answer this question also। if you have any other queries you can always call us on 8146207241 hello@edutab.co.in पर आप हमें मेल भी कर सकते हो अपनी क्वेरी जो भी है। यू कैन ऑल्सो लेट अस नो कि आपको हमारे सेशंस कैसे लग रहे हैं। आप हमें बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि आपको किस तरीके से ये सेशंस हेल्प कर रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर वैल्यू ऐड किया है हमने आपके जो प्रिपरेशन प्रोसेस में, यू कैन प्लीज़ लेट अस नो बाय ड्रॉपिंग अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।